रात के 2 बजे थे। कोलकाता की सड़कें लगभग खाली थीं, लेकिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बाहर हजारों लोग खड़े थे। डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास फैमिलीज और हाथों में कैंडल्स लिए आम लोग। क्योंकि उस रात सिर्फ एक क्राइम के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था। उस रात बंगाल के लोग अपने ही सिस्टम के खिलाफ खड़े थे। एक ऐसा सिस्टम जिसे बदलने का सपना उन्होंने 2011 में देखा था, जब एक महिला सफेद साड़ी और हवाई चप्पल पहनकर सड़क पर उतरी थी और उसने कहा था, बंगाल को बदलना होगा। उस महिला का नाम था ममता बनर्जी। वो कभी परिवर्तन का चेहरा थी, लेकिन आज उन पर आरोप लगते हैं करप्शन, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, कैडर वायलेंस और बंगाल को इकोनॉमिक डिक्लाइन में धकेलने के। सवाल ये नहीं है कि ममता बनर्जी कौन है, सवाल ये है कि क्या वो भी धीरे धीरे उसी सिस्टम का हिस्सा बन गई जिसे खत्म करने के लिए वो राजनीति में आई थी। 2011 पूरा बंगाल गुस्से में था। 34 साल से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट की सरकार थी। इतने लंबे समय तक एक ही सरकार रहने के बाद लोगों को लगने लगा था कि स्टेट रुक गया है। फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, यंग लोग जॉब्स के लिए बाहर जा रहे थे, पॉलिटिकल वायलेंस आम बात बन चुकी थी। और तभी बंगाल की राजनीति में एक चेहरा सबसे बड़ा बनकर उभरा। सफेद साड़ी, हवाई चप्पल, आक्रामक स्पीचेस और सड़क पर लड़ने वाली इमेज। ममता बनर्जी खुद को गरीबों की दीदी बताती थी। उन्होंने सिंगुर और नंदीग्राम आंदोलनों में सीपीआईएम के खिलाफ खुलकर लड़ाई लड़ी। सिंगुर में रतन टाटा की नैनो फैक्ट्री प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन का विरोध हुआ। किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन जबरदस्ती ली जा रही है। ममता बनर्जी हंगर स्ट्राइक पर बैठ गईं। मीडिया ने उन्हें गरीबों की आवाज बताया। और यही वो मोमेंट था जब बंगाल ने फैसला कर लिया कि अब बदलाव चाहिए। 2011 में 34 साल पुरानी लेफ्ट गवर्नमेंट खत्म हो गई। पूरा बंगाल जश्न मना रहा था। लोगों को लगा अब इंडस्ट्रीज वापस आएंगी, अब करप्शन खत्म होगा, अब कैडर पॉलिटिक्स खत्म होगी। लेकिन कुछ साल बाद लोगों को महसूस होने लगा कि सरकार बदल गई है, सिस्टम नहीं। पहले सीपीआईएम पर आरोप लगता था कि बंगाल कैडर सिस्टम से चलता है, लेकिन ऑपोजिशन ने आरोप लगाया कि वही सिस्टम अब टीएमसी के अंदर दिखाई देने लगा। बस झंडे का रंग बदल गया था। पहले लाल झंडा था, अब हरा सफेद। लेकिन ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स काफी हद तक वैसी ही रही। लोकल सिंडिकेट्स, कट मनी, पॉलिटिकल इंटिमिडेशन, ये शब्द बंगाल की रोजमर्रा की पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए। कई लोगों का आरोप था कि अगर किसी इलाके में घर बनाना है तो लोकल टीएमसी लिंक्ड सिंडिकेट से ही सीमेंट, सैंड और ब्रिक्स खरीदने पड़ते थे। अगर किसी गवर्नमेंट स्कीम का फायदा चाहिए तो लोकल पार्टी वर्कर का कट देना पड़ता था। यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि खुद ममता बनर्जी को पब्लिक स्टेज पर कहना पड़ा, जिसने कट मनी लिया है वापस कर दो। फिर आया वो स्कैंडल जिसने बंगाल के मिडिल क्लास यूथ को अंदर से तोड़ दिया। एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम। हजारों स्टूडेंट्स सालों तक एग्जाम्स की तैयारी करते रहे। फैमिलीज ने पैसे खर्च किए, कोचिंग ली, सपने देखे, लेकिन आरोप लगा कि स्कूल जॉब्स मेरिट से नहीं बल्कि पैसे देकर बेची गईं। फॉर्मर मिनिस्टर पार्था चैटर्जी का नाम सामने आया। फिर ईडी रेड्स हुई और जब करोड़ों रुपए कैश रिकवरी की तस्वीरें नेशनल टेलीविजन पर चली, पूरा बंगाल शॉक्ड था। लोगों को लगा सिस्टम बिक चुका है। कई स्टूडेंट्स कैमरा पर रोते हुए दिखाई दिए। उनका सिर्फ एक सवाल था, अगर जॉब्स पैसे से मिलेंगी तो हम पढ़ाई क्यों करें? यहीं से अर्बन बंगाल में ममता बनर्जी की इमेज कमजोर होने लगी। लेकिन ममता बनर्जी पर सबसे कंट्रोवर्शियल आरोप लगा एपी स्पेंड पॉलिटिक्स का। ऑपोजिशन पार्टीज ने आरोप लगाया कि उन्होंने माइनॉरिटी वोट बैंक को खुश करने के लिए कई डिसीजंस लिए। इसी दौरान इल्लीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा भी बड़ा होता गया। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ा स्टेट है और इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा लंबे समय से पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा रहा है। ऑपोजिशन का आरोप था कि ममता बनर्जी सरकार इलीगल इमिग्रेंट्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से बचती रही, क्योंकि इससे उनका वोट बैंक प्रभावित हो सकता था। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों को प्रोपेगेंडा बताया, लेकिन बंगाल की पॉलिटिक्स में ये इशू लगातार बड़ा होता गया। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होने लगे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बढ़ने लगी और धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन भी तेज होने लगा। फिर आया संदेश खाली। ये कंट्रोवर्सी ममता बनर्जी सरकार के लिए नाइटमेयर बन गई। स्थानीय महिलाओं ने रूलिंग पार्टी लीडर्स पर सीरियस एलिगेशंस लगाए। जब मामला नेशनल मीडिया तक पहुंचा तो पूरा देश बंगाल की तरफ देखने लगा। ऑपोजिशन ने आरोप लगाया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुरुआत में एक्शन लेने से बच रहा था और यहीं से ममता बनर्जी की विमेन प्रोटेक्टर इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ा इमोशनल एक्सप्लोजन आया आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस के बाद।
एक ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी के बाद हॉस्पिटल में आराम करने गई थी। फिर उसके साथ जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पर उतर आए, स्टूडेंट्स सड़क पर आ गए। कोलकाता की रातों में हजारों लोग कैंडल्स लेकर मार्च करने लगे और पहली बार अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास ओपनली ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ दिखाई देने लगा। क्रिटिक्स ने आरोप लगाया कि सरकार ट्रांसपेरेंसी से ज्यादा नैरेटिव कंट्रोल में इंटरेस्टेड थी। जब सीएम के कुछ स्टेटमेंट्स कंट्रोवर्शियल बने तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। समय के साथ बंगाल की पॉलिटिक्स और एग्रेसिव होती गई। सोशल मीडिया पर लगातार पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बढ़ने लगा। हर इलेक्शन वायलेंस, पोलराइजेशन और स्ट्रीट क्लैशेस की खबरों के साथ जुड़ने लगा। ऑपोजिशन ने आरोप लगाया कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ टीएमसी सपोर्टर्स का कहना था कि ऑपोजिशन जानबूझकर बंगाल की इमेज खराब कर रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि एजुकेटेड मिडिल क्लास का एक हिस्सा धीरे धीरे नाराज होता जा रहा था। फिर पॉलिटिक्स में एक और सेंसिटिव मुद्दा तेजी से उभरा, बांग्लादेश बॉर्डर। कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स ने आरोप लगाया कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन ने बंगाल की डेमोग्राफी और पॉलिटिक्स दोनों को प्रभावित किया है। हालांकि इन क्लेम्स पर लगातार पॉलिटिकल डिबेट होती रही। फिर चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर बांग्लादेश से जुड़े कुछ रैलियों और सेलिब्रेशंस के वीडियोस वायरल होने लगे। इन वीडियोस को लेकर इंटरनेट पर अलग अलग नैरेटिव्स फैलने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि बंगाल इलेक्शन रिजल्ट्स का असर बॉर्डर के उस पार तक महसूस किया जा रहा था। इसी दौरान बॉर्डर वेरिफिकेशन ड्राइव्स और इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन की मांग भी तेज हो गई। न्यूज डिबेट्स में बार बार ये सवाल उठने लगा, क्या बंगाल की पॉलिटिक्स अब सिर्फ एक स्टेट इशू नहीं रही बल्कि नेशनल सिक्योरिटी इशू बन चुकी है? हालांकि ममता बनर्जी और टीएमसी ने इन आरोपों को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बताया, लेकिन इतना जरूर था कि बंगाल इलेक्शन अब सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रह गया था। उसकी चर्चा दिल्ली से लेकर ढाका तक हो रही थी। 2011 में वो चेंज का चेहरा थी, लेकिन समय के साथ कई लोगों को लगने लगा कि वो खुद उसी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन गई हैं जिसके खिलाफ वो कभी लड़ती थी। करप्शन स्कैंडल्स, पॉलिटिकल वायलेंस, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, माइनॉरिटी अपीजमेंट के आरोप, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन डिबेट, इन सब ने अर्बन वोटर्स को उनसे दूर करना शुरू किया। लेकिन इसके बावजूद वो पूरी तरह कमजोर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी वेलफेयर पॉलिटिक्स। कन्याश्री, लक्ष्मीर भंदर और दूसरी वेलफेयर स्कीम्स ने रूरल विमेन वोटर्स के बीच उनकी मजबूत सपोर्ट बेस बनाई। आज भी बंगाल के गांवों में बहुत लोग उन्हें दीदी मानते हैं और यही वजह है कि कंट्रोवर्सीज के बावजूद वो अभी भी बंगाल की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फिगर बनी हुई हैं। आज बंगाल दो हिस्सों में बटा हुआ लगता है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि ममता बनर्जी ने गरीबों को आवाज दी और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि उन्होंने बंगाल को करप्शन, कैडर पॉलिटिक्स और एपीजेमेंट पॉलिटिक्स में और गहरा धकेल दिया। लेकिन शायद सबसे दुखद बात यह है कि जिस बंगाल ने कभी पूरे इंडिया को रास्ता दिखाया था, आज वही बंगाल खुद रास्ता खोज रहा है। कभी लिटरेचर, आर्ट, सिनेमा, इंडस्ट्री और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स के लिए पहचान रखने वाला बंगाल आज बेरोजगारी, पॉलिटिकल क्लैश और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की हेडलाइंस में ज्यादा दिखाई देता है। और शायद इसी वजह से कोलकाता की सड़कों पर आज भी एक सवाल गूंजता है, क्या बंगाल कभी फिर से उठ पाएगा? दुनिया में कुछ ऐसे राज होते हैं जो सिर्फ कहानी नहीं, एक वार्निंग होते हैं, और हम लेकर आते हैं वही डार्क मिस्ट्रीज, शॉकिंग ट्रूथ्स और अनबिलीवेबल स्टोरीज जो आपको एंड तक सोचने पर मजबूर कर दें। अगर आपको भी ऐसी डार्क और सस्पेंस से भरी वीडियोस पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब करो डार्क विश को, क्योंकि यहाँ हर वीडियो के पीछे छुपा होता है एक डिस्टर्बिंग सच।